ये जो वोकैबुलरी है, इस मेथड से मैं लाखों बच्चों को इस समय पर ऑलरेडी करा रहा हूं। तो एक बड़े भाई के नाते मैं आपको वो सलाह दूंगा जो आपको, जब बिगिनर हैं आप, तो उस समय पर कहां से स्टार्ट करना चाहिए। यारे बच्चों नमस्कार। तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल लगातार आता है कि सर वोकैबुलरी को कैसे याद करें। और क्योंकि एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका वोकैबुलरी का वेटेज जो है पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और खासकर हम जैसे एसएससी को भी देखते हैं, तो वोकैबुलरी जो है अब वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है पिछले कुछ वक्त में। तो बच्चे हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, याद होती है तो फिर हम भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा हम याद भी नहीं रख पाते हैं। प्लस एक सवाल और भी हुआ है, जैसे पिछले आपने देखा होगा 2025 में जिस तरीके से एडिक्विटी ने क्वेश्चंस दिए हैं, तो चीजें इस तरीके से कंफ्यूजिंग की हैं। जैसे मैं मान लो मैं सपोज करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कहूंगा, तो पहले नॉर्मली आ जाते थे, बट अगर आप पेपर अभी उठा के देखें तो आपको किस हिसाब से वन वर्ड मिले वहां पर। जैसे मान लो उसने पूछा, एक ही ऑप्शन में दे दिया यूलॉजी वर्सेस एनकॉमियम। अब दोनों ही प्रेज होते हैं, दोनों ही प्रशंसा है, लेकिन अगर हमें नहीं पता है दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तो एक सवाल हो गया, मान लो ये पेपर में आया और आपने लर्न कर लिया, लेकिन क्या पता अगला जो क्वेश्चन आए फिर इसी तरीके का है और वो हमें ना पता हो। तो कहने का मतलब है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें चीजों को बारीकी से सीखना है। आप केवल कुछ चीजों को रट के पेपर नहीं निकाल सकते। नहीं तो इस समय पर सबसे ज्यादा परेशानी इंग्लिश में यही चीजों को लेकर हो रही है कि अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो वोकैबुलरी लर्न नहीं हो रही बच्चों से। तो क्या है वो तरीके जिनसे हम वोकैब को लर्न कर सकते हैं और केवल रट्टा नहीं लगा सकते। आप इस बात को शायद एग्री करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट है वो रट नहीं सकता चीजों को, क्योंकि वो रटेगा तो वो भूल जाता है। हाँ, एक समय के बाद बार बार रिवाइज करते तो लर्न हो जाती है। और याद रखना, अगर आपने पहली बार, आप बिगिनर हैं और पहली बार वोकैब लर्न कर रहे हैं और कोई गलत रास्ता चूज कर लिया, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग माध्यम से लर्न करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें लॉन्ग टाइम में उसका रिजल्ट खराब मिलता है। फिर हमें जब क्लोज टेस्ट में क्लोज ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि वहां भी वो कैब यूज होती है, तो वो हमसे पता ही नहीं चलता कि इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज कहां पर होगा। सिनोनियम्स ही दे देता है तो हम तो कहते हैं तो सिनोनियम है, लेकिन क्लोज टेस्ट में तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कहां है। जैसे मैं कहूं आपसे कि एलिवेट और एसवेज, या एलिवेट या क्वेंच, दोनों सिनोनियम है, दोनों का मतलब है कम करना। तो एलिवेट का मतलब क्या है, दर्द कम करना, और वहीं क्वेंच का मतलब क्या है, प्यास कम करना। तो अब क्लोज टेस्ट में तो वो एग्जैक्ट चीज पूछेगा वहां से। तो अगर हमें इस तरीके से नॉलेज है चीजों की, तो फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प मिलती है। अदरवाइज क्या होगा कि हम कुछ वर्ड्स को लर्न करेंगे और फिर पेपर में समस्या आती है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है, किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो मैं उसको आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब सपोज करिए बच्चों, मैं एक आपके रूप में, आपके सामने एक एग्जांपल के रूप में कुछ वर्ड्स रखता हूं। जैसे मान लो सपोज करो मैंने एक वर्ड रखा यहां पर डिस्पोंडेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है निराश। अब एक तो ये हुआ कि बस आपने वर्ड लिया और डिस्पोंडेंट सामने देखा और उसको लर्न करना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 10 वर्ड अच्छे लगते हैं, बट क्योंकि कई के हजार 10,000 वर्ड हमें लर्न करने पड़ते हैं, अगर हमें सीजीएल निकालना है, सीएचएसएल निकालना है, एमटीएस निकालना है, और क्योंकि हर एग्जाम का स्तर लगभग बराबर है, तो बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ते हैं। तो फिर हम कैसे करेंगे उन सब चीजों को डिफाइन, अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे मेमोरी में लाएंगे। तो जैसे मैंने सपोज कर एक वर्ड पढ़ा डिस्पोंडेंट, जिसका मतलब हो वेरी सैड एंड होपलेस, मतलब बहुत उदास या हताश। फिर आप कोशिश करिएगा कि उसके पास आपका एग्जांपल भी हो। जैसे उसने कहा भाई ही फेल्ट डिस्पोंडेंट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम फेल होने के बाद निराश हुआ, तो आपको लगा कि हाँ यार ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से कनेक्ट किया। तो जब आप कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई रिपील, और रिपील का मतलब हुआ किसी चीज को खत्म कर देना, बट अगर मैं यहीं पर कह दूं कि भाई आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बताया था कि आर्टिकल 370 कश्मीर में होता है और वहां से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी मेमोरी में फिट होती है चीजें। अब आप हर वर्ड को रट नहीं रहे हैं, आप हर वर्ड को जोड़ रहे हैं ना कहीं से। तो इसीलिए कोशिश रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा हम चीजों को रिलेट कर सके उतना ज्यादा होता है, और रिलेट करने का तरीका हमारा जो है वो सही है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो एक तो ये तरीका है जो कि नॉर्मल तरीके से बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं कहूं इससे भी और बेहतर कोई तरीका हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है। फिर एक तरीका होता है कि डायरेक्ट, हम कुछ बच्चों को एक बड़ी समस्या होती है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। दोस्त, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तब होता है जब आप बेसिक से वोकैब सीख चुके होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चा आते ही, देखिए किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट ने बोला कि भाई प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिस बाद में करता है, पहले वो भी बेसिक से सीखता है। और हम कुछ इंटरव्यूज, कुछ चीजों को देखकर कहते हैं कि यार हम उसकी तरह कर लें, लेकिन हमें बाद में रियलाइज होता है साल 2 साल के बाद कि यार वो तरीका तो बहुत अलग था, लेकिन जब तक समय जा चुका होता है। तो एक बड़े भाई के नाते मैं आपको वो सलाह दूंगा जो आपको, जब बिगिनर हैं आप, तो उस समय पर कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ये आपका बाद का मेथड आता है। तो और क्या तरीके हैं जो हम इसमें अपना सकते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ऐसी कोई वर्ड आया पायरेट, तो पायरेट कौन होता है, ठीक है, उसी के जैसा कोई एग्जांपल भी हो कि भाई द पायरेट्स अटैक द शिप। अब जहाज पे अटैक कर रहा है तो मतलब पायरेट लुटेरा, ये कौन से लुटेरे हैं, ये वही है जो समुद्र में होते हैं। तो एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, फिर उसी का हम आगे चल के जो है ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। फिर एक वर्ड आया, जैसे मान लो ब्रेक अ लेग, ईडियम आ गया। तो नॉर्मली क्या है कि हम कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट क्या हम सबको तोड़ पाते हैं, और फिर वो हमें लर्न नहीं होती है। कि भाई आप ज्यादा एग्जाम देने जा रहे हो तो हमने आपको कहा कि भाई ब्रेक अ लेग, गुड लक विश कर दिया वहां पर। कई बार हम थोड़ा सा कोई और तरीका अपनाते हैं तो कहते हैं भाई मैं टांग तोड़ दूंगा तेरी, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। लेकिन अगर मैं सपोज करो आपसे कहूं कि यार इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए और चीजों का आपके मेमोरी में फिक्स किया जाए, और जो वर्ड है जिसको लेकर हमें वही पता चल जाए, बहुत वर्ड का तो हमें पता ही नहीं चलता। सोचो कई बार हमारे सामने वर्ड आया बेट्रॉथ। अब एक नॉर्मली जब आपने थोड़ी देर पहले देखा, वहां पर एक वर्ड था बेट्रॉथ, जिसका मतलब था एंगेज होना।
बट हमें नहीं पता था कि यार वो एंगेज किस तरीके से है। अब आपने सीधा देखा एक इमेज आई तो आपके माइंड में तुरंत चला गया यार तो सगाई होने की बात चल रही है। तो सच्ची बताऊं आपको कि आपको वो जो लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की थी उसकी भी इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके माइंड ने एकदम से कैच किया नहीं मुझे वहां जाना है। वो एकदम से, क्योंकि हम जैसे कोई नोवेल पढ़ते हैं और फिर एक मूवी देखते हैं, तो मूवी को हम देखते ही चले जाते हैं, वो याद रह जाती है, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को विजुअलाइज करता है। जो चीजें हमें दिख रही होती हैं उनको ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर लेता है। तो शायद अब इस मेथड में क्या फायदा है कि जो चीज पहले थी वो भी अभी है, मीनिंग भी है, हिंदी मीनिंग भी है, सेंटेंस भी आपके पास है, और सबसे बड़ी चीज आपको जो चाहिए था विजुअलाइज करना वो भी आपको यहां पर मिल गया। इसी तरीके से मान लो आप अब फिर ये वो तरीका है जो एक्चुअल में बच्चे अपना रहे होते हैं शुरू में, बट ये बाद में अपनाना होता है कि हाँ अब मुझे मीनिंग हो गया, अब मैं जो हूं इसका आंसर लगा सकता हूं ऑब्जेक्टिव। इस तो प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन पहला सीधा प्रैक्टिस पे नहीं जाना है। सीधा प्रैक्टिस में जाओगे तो बच्चों आगे आने वाले टाइम में जब वोकैबुलरीज बढ़ेंगी तो समस्या पैदा हो जाएंगी आपके मन में। तो ऐसे ही जैसे मान लो अब सपोज करो यूलॉजी आया, और यूलॉजी का मतलब मैंने बताया कि भाई यूलॉजी जो इस बार सीजीएल 2025 में पूछा, एक ही ऑप्शन में थे यूलॉजी और एनकोमियम, और दोनों का मतलब प्रशंसा करना था। लेकिन हमें डेप्थ में पढ़ना है, एक बार सीखना है, जानना है चीजों को, वक्त तो लगेगा बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। जिसकी फाउंडेशन इमारत की बिल्डिंग, जिस इमारत की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है वो कभी गिर नहीं सकती दोस्त। तो आपने पूरा पढ़ा कि भाई अ स्पीच प्रेजिंग अ डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ में सोचो अगर इस तरीके की इमेज भी आ जाए तो आपका माइंड एकदम कहेगा कि अच्छा यूलॉजी मतलब सामने वही दिखाया गया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर उसकी प्रेज में जब हम स्पीच बोलते हैं तो उसको यूलॉजी बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज जो हम रट रहे होते हैं जो हमें नहीं पता चलता है। बिगिनर, मैं कह रहा हूं फिर से, हो सकता है एडवांस स्टूडेंट्स को ये चीज लगे अरे नहीं ये तो बिल्कुल बट वो भी कभी बिगिनर थे। एक बिगिनर के नजरिए सोचिए कि क्यों आज का बच्चा इतना परेशान है, उसको वोकैब नहीं याद हो रही है, क्योंकि रास्ता बहुत गलत है। वो कुछ समय बढ़ता है फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो भूल जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिएगा। अब यहीं पर ये आया और इसी के नीचे ही मैंने एनकॉमियम भी लगा दिया, तो दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। देखो भाषण तो यहां भी दिया जा रहा है बट यहां किसी की मृत्यु पे नहीं दिया जा रहा है, यहां एक फॉर्मल स्पीच है जो प्रशंसा में दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो स्पीच था वो साफ साफ पिक्चर आपको बयां कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग ने विजुअलाइज कर लिया चीजों को, आपको पता चल गया कि वे दोनों स्पीच में क्या डिफरेंस हुआ। अब जैसे ये ईडियम आया 2025 में, मम्स द वर्ड, तो कई बार हम ऐसे ऐसे यहां पर सपोज करो बहुत सारे ईडियम्स लिखे हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा एक वर्ड आया आपके ईडियम आया मम्स द वर्ड, तो वहीं पर आपने देखा तो इसका मतलब आप क्या करें, चुप कर होने के लिए कह रहे हैं, शांत होने के लिए कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, कीप इट सीक्रेट, चुप रहो। तो जब आप मम्स द वर्ड करते हैं तो सब लोग चुप। तो अब ये एकदम से इमेज ना आपको सब कुछ बयां कर रही है। तो यही वो चीज है जो बहुत सारे लाखों बच्चों को इस समय पर फायदा हो रहा है मेरे भाई। ये वो मेथड है जिसमें हम वोकैब को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने 3 चीजें बताई, हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने बेसिक्स में जाना है। ईडियम्स हो चाहे वन वर्ड हो चाहे, और चाहे आपका वोकैब हो, तीनों तरीकों में, तीनों में ईडियम्स हो, वन वर्ड हो, ईडियम और आपका वोकैब हो, तीनों में पिक्चराइज करना चीजों को, और उसी पिक्चर के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी मिल जाए, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए, और अच्छा हो जाए जो आपका सेंटेंस भी हो जाए, और वही सेंटेंस इंग्लिश में और वही सेंटेंस हमारा हिंदी में, दोनों में आ जाए हमारे पास। और लास्ट में सबसे बढ़िया चीज जो किसी की भी जरूरत ना पड़े, आपके सामने पिक्चर है। आप हफ्ते में उस जो भी आपके पास कंटेंट वो होगा, अगर उसको 4 बार रिवाइज कर लें तो मैं दोस्त गारंटी से कह सकता हूं कि आप बिट्रॉथ कभी भी आएगा तो आपको यही इमेज माइंड में आएगी। कभी भी आपके सामने एनकॉमियम आएगा या यूलॉजी आएगा तो वही वर्ड आएंगे कि यार यूलॉजी में वो बंदा खड़ा था और सामने कोई मृत व्यक्ति पड़ा हुआ था। एनकॉमियम अगर आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि भाई वो स्पीच वैसा नहीं था, किसी की डेथ पे नहीं था। तो इसका मतलब मम्स द वर्ड हुआ तो हो गया याद एकदम से। तो इसी तरीके से अगर आप जहां नॉर्मली 10-15 वर्ड में स्ट्रगल करते हो, यहां पर आप एक दिन में 50-50, और ऐसा हुआ है, बच्चों ने किया है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा बेनिफिट हुआ है। तो मेरे भाई ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट का वेपन होता है एग्जाम से पहले, जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती है, वो फिर आपको जो है लास्ट में करनी है, जो नॉर्मली बच्चे जो हैं करते ही ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को। ये जो वोकैबुलरी है, इस मेथड से मैं लाखों बच्चों को इस समय पर ऑलरेडी करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।